तो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां पे आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस बैंक से सवाल करवाए जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं। और तो और आपको भी समझ में आ रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट चैप्टर का यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लेकर के आए। हर एक सवाल का जवाब आपको मिला, ठीक है। और आज थर्ड पार्ट फिर से लेकर के आए हैं और थर्ड पार्ट के साथ पहला चैप्टर को समाप्त करेंगे और इसी के साथ फिर अगले चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज 1 जनवरी भी है और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी और नए साल में नए सिरे से नए तरीके से आप पढ़ना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके पास में 1 महीने का टाइमिंग है आज से, यानी पूरा 30 दिन टाइमिंग है और ये 30 दिन पूरा मेहनत और लगन से, ठीक है, पढ़िए ताकि आपको सफलता ज़रूर मिले। चलिए, हम आपसे यही कामना करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 36 से। और 36 नंबर आपका सवाल जो है वो कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता कहती है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश कौन दिखा रहा है दोस्तों? तो E = Fy3। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, अपृष्ठीय घनत्व को सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q/A। Q/A बोले तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसको सिग्मा बोला जाता है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर चला जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है 38 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको भी बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपको डी चला जाएगा, जो राइट होगा। क्लियर है? ठीक है। 39 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा, जैसा कि आपको बता दे, आवेश का जो मात्रक होता है, यानी आवेश का जो सूत्र होता है वो विद्युत धारा गुना समय होता है। ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर, और समय का मात्रक यानी समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। बट समय का और भी मात्रक होते हैं जिसको हम लोग मिनट भी कह सकते हैं, घंटा भी कह सकते हैं, यानी आवर्स कह सकते हैं। क्लियर है? तो हमें एम्पियर घंटा की बात की है, यानी आवेश का जो मात्रक चला जाएगा वो क्या चला जाएगा? एम्पियर घंटा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युतांक बोले तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। और एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा? तो हम लोग विद्युत बल के लिए सूत्र जानते हैं, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में यहाँ है, तो जिसका मात्रक निकालना होता है उसको एक तरफ साइड में कर देते हैं और 1/4 पाई यहाँ पे लिख लेंगे। हालांकि इसको लिखने से कोई हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1/4 पाई इसका मात्रक तो होता नहीं है। बाकी बचा कितना? Q1 Q2/F नीचे आ जाएगा और इनटू में r²। 1/4 पाई एफ का मात्रक क्यों नहीं होगा? तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता है, कोई नंबर का मात्रक नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। Q1 Q2/F × r²। तो Q1 Q2 क्या है? आवेश है, यानी आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम इंटू कूलम। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम इंटू कूलम, और बटा में F यानी बल का होता है न्यूटन, और दूरी है r² यानी मीटर² हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक निकल करके आया वो क्या निकल करके आया? कूलम स्क्वायर न्यूटन, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर, यानी ऊपर कर देंगे तो न्यूटन का पावर -1 हो जाएगा, मीटर का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन से जाएगा वो कौन सा राइट चला जाएगा, शायद इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 और मीटर का पावर -2। हालांकि जाना चाहिए था डी ऑप्शन दोस्तों, लेकिन डी ऑप्शन भी गलत जा रहा है। किसकी वजह से, तब कूलम का पावर -2 है, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, तब ये डी ऑप्शन सही जाता। हालांकि यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी राशि का मात्रक निकालना हो या बीमा निकालना हो, आप पहले चेक कीजिए निकाल करके कि क्या आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गलत हो गया ना। ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहता है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का, यानी 1 कूलम आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है दोस्तों। तो जैसा कि आपको बता दें, 1 कूलम से निकलता है 1/ε0 फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0, यानी बोले तो ε0 का पावर -1 चला जाएगा। क्लियर है, यानी ये आपका राइट आंसर जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन राइट चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, जैसा कि अभी हम लोग 36 नंबर सवाल देखे थे, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका चला जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, क्या वह आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, सही बात है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। कणों पर आवेश होता है, बिल्कुल सही बात है, आवेश होता है। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर चला जाएगा कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है बट संभव नहीं। कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, जब भी हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण जानते हैं, Q बराबर NE, और N जो होता है वो नंबर को दर्शाता है, कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर, जिसका मान क्या होता है, पूरा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी भी इलेक्ट्रॉन को डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, तोड़ नहीं सकते हैं। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन होगा वो तो इंटीजर नंबर में होगा, यानी पूरा संख्या होगा उसका, आधा अधूरा नहीं होगा। यानी भिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का एक अंश नहीं हो सकता है, कहना ये चाहता है। तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश एक अंश है, संभव नहीं है। यस, संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ए आपका राइट चला जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है भाई, तो क्षेत्र की शक्ति, यस, क्षेत्र की शक्ति, क्षेत्र प्रबल है या दुर्बल है, ये कौन बताता है, विद्युत रेखा ही बताता है। क्षेत्र की दिशा, यस, दिशा भी बताता है। और आवेश की प्रकृति, यस, आवेश पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस प्रकृति को भी दर्शाता है विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी इनमें सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा और वो हम निकाल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत बल और गुरुत्वीय बल दो आवेशों के बीच होता है। अब दो आवेशों के बीच बोल रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। अगर दोनों आर दूरी पर रखा गया है तो इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो कितना लगेगा, के क्यू ई क्यू पी बटा में आर स्क्वायर के बराबर लगेगा। और इस पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो कितना लगेगा, जी एम ई इंटू एम पी बटा में आर स्क्वायर के बराबर लगेगा। एम ई एम पी क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्यू पी क्या है, प्रोटॉन का आवेश। क्लियर है। अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा,
बचेगा क्या? तो बचेगा के क्यू ई क्यू पी बटा में जी एम ई एम पी। और जैसा कि आप जानते हैं कि के जो है 1/4πε0 को दर्शाता है और 1/4πε0 का जो मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। और क्यू ई एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू, अच्छा इसको हम नीचे लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, बटा में जी का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है? चलिए अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है। आप लोग भी करते रहिए दोस्तों, हम यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको हम आइडियाज़ दे दिए हैं, आपको आइडियाज़ बता दिए, तो इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। एकदम पेन पेपर लेकर के बगल में बैठिएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलिएगा दोस्तों, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करते चलना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो 9 और 1.6 ये तीनों को अलग कर लेते हैं और पावर को सबको ऐड कर देते हैं। पावर कौन सा 10⁻⁹ हो गया, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, ठीक है। तो कितना हो गया 19 38 और 38 में से 9 अगर माइनस कर देंगे तो 29 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर तो पावर आ गया -29, इसको हम हटाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो कितना आया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 और बाई कितना 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6 और इंटू कितना था 10⁻11 और 10⁻31 -11 और -31 और एक था -27, सारे को ऐड करेंगे तो 7 2 हो जाएगा 9, 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल पावर 10 का जो चला जाएगा वो 10⁻⁻16 के बराबर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो हो जाएगा -69 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला वैल्यू को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो 69 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 69 में से अगर 29 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 40 बचेगा। क्लियर है? 69 में से 29 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों 40 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 40, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है कि अगर ये वाला एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, यहाँ एक पॉइंट से एक पॉइंट और कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है? बचा कि अच्छा यहाँ पे दो बचा तो एक पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे डबल जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, ये चीज़ है जितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमने इसको इससे माइनस किया तो कितना आया 10⁻40 और यहाँ पे 10 कितना बच गया 2, यानी 10 कितना हो गया 42। क्लियर है? तो ये क्रम जाने वाला है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q का मान क्या होगा, ठीक है। तो स्मॉल q का मान ढूंढने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो स्मॉल q का मान क्या जाने वाला है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो दो आवेश कितना बताया है कैपिटल Q और ये कैपिटल Q। क्लियर है? और कहता है ये दोनों के बीच में एक आवेश रख दिया गया है स्मॉल q। तो मानते हैं दोनों के बीच की दूरी अगर मानते हैं a है तो इसके बीच की दूरी a हो जाएगा और इसके बीच की दूरी a हो जाएगा। अगर दोनों के बीच का मतलब आसान बनाने के लिए 2a दूरी कर दिए हैं
ठीक है। तो अब सोचिए दोस्तों, खुद ही सोच सकते हैं कि इस आवेश के कारण इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, और इस वाले आवेश के कारण बल लगेगा जो इधर लगेगा। यानी कि ये जो मध्य बिंदु में आवेश जो छोटा वाला बसा हुआ है, ठीक है, वो आवेश पर नेट बल क्या हो जाएगा, यानी कुल बल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ये संतुलन में रहेगा। सही बात है, ठीक है। चलिए, जब ये संतुलन में रहेगा तब इस आवेश का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देने दीजिएगा। जैसे ऐसा कर सकते हैं कि इस आवेश के कारण, स्मॉल क्यू आवेश के कारण इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा, कैपिटल क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, वो कैसे लग जाएगा, इधर लग जाएगा, रिपेल करेगा, है कि नहीं, ठीक है। और इस वाले आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो भी इधर लगेगा, जबकि ये संतुलन में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें संतुलन में करने के लिए यह वाला आवेश को क्या करना होगा, ऋणात्मक होना पड़ेगा। और जब यह वाला आवेश जब ऋणात्मक होगा, तब क्या होगा कि इसके द्वारा इस वाले पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, इसके डायरेक्शन में ही लगेगा। और इस वाले आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इस पर अब देखिए कि लगाया गया बल किसके बराबर हो गया दोस्तों, तो ऐसा लिख सकते हैं के क्यू बटा में ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर लगाया गया बल किसके बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा में 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नहीं तो इसको अलग से वीडियोस भी बना करके हम आपको अपलोड कर लेंगे, आप समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और स्मॉल क्यू का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो k से k कैंसिल कर जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल कर जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये क्यू जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है, यानी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा -q/4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल की ओर। किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहे। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये दोनों तो स्थिर साम्यावस्था में रहने के लिए वो क्या होना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कि यह -q है और यह +q है, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है, यानी ये P की दिशा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, P की दिशा हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जाएगा वो कैसे जाएगा, वो माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो कोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री के बराबर होगा, तभी क्या रहेगा, द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। और 48 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो सदिश विद्युत तीव्रता होती है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों के तीनों क्या होती है, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, कूलम के नियम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है, तो रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो रेखीय घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है रो बराबर क्या होता है, Q/L। ठीक है, Q/L रेखीय आवेश घनत्व, क्लियर है।
तो यहाँ पे Q का क्या हो जाएगा, कूलम, Q का क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम, और L का क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कूलम पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो F बटा में Q होता है और बराबर F जो होता है योनी बल है, यानी बल का मात्रक, बल का विमा होता है mLt का पावर -2 और आवेश का मात्रक होता है at। तो हो जाएगा mLt का पावर, ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा ये -3 और a का पावर में चला जाएगा -1। ठीक है, mLt का पावर 3, a का पावर -1, mLt का पावर -3, a का पावर -1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट कहता है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 8 कूलम ऋण आवेश में, ठीक है, तो Q बराबर होता है दोस्तों Ne। तो n बराबर नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो Q बटा E हो जाएगा। और Q कितना बताया है, 8 कूलम बताया है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। तब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 16 पंचे 80 कट जाएगा और ये 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी 5 × 10 के पावर 19। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो 5 कूलम है, यानी Q बराबर हमें बता दिया है 5 कूलम, और 2L का जो मान बताया है वो 5 सेंटीमीटर बताया है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 सेंटी का वैल्यू लिख देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। तो P बराबर में होता है Q इंटू में 2L, है कि नहीं। तो Q का वैल्यू है 5 और 2L का जो वैल्यू है 5 × 10 के पावर -2 है। तो 5 पंजे हो जाएगा 25, 25 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी, इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ में। 54 नंबर सवाल कहता है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो होता है वो सर्वत्र शून्य रहता है। ठीक है, धातु के गोले जब भी बोले तो धातु के गोले पर आवेश होता है, इसीलिए धातु के गोले पर विद्युत क्षेत्र होगा। धातु के गोले के केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर जाने पे, सतह के अंदर जाने पे आवेश 0 हो जाता है, यानी अंदर से खोखला होता है तो 0 हो जाता है। यही कारण है कि वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी चला जाएगा, सर्वत्र शून्य रहता है। क्लियर है। कहता है 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को आधा कर दिया जाता है, तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मानते हैं हम कि 2 आवेश है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तब इस टाइम पे जो बल लग रहा होगा वो कितना के बराबर लग रहा होगा, K(Q1 Q2) बटा r² के बराबर लग रहा होगा। और सवाल कहता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी पहले से था r, अब कर दिया गया r/2। अब कितना दूरी कर देते हैं, r/2, और एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, यानी एक था Q1 तक Q1 को कर देते हैं Q1/2। क्लियर है। तो कहता है कि पहले की अपेक्षा अब बल कितना लगेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये पहले का था, ये F1 मान लेते हैं, और अब F2 निकाल लेते हैं। तो F2 में क्या हो जाएगा, Q1 के जगह पे Q1/2 और इंटू में Q2 और बाई में r/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, r/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा में 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और बटा में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, तो 2 इंटू और के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर का वैल्यू हम F1 यहाँ से रख सकते हैं, तो 2F1 हो जाएगा। यानी पहले की अपेक्षा कितना बल लगेगा दोस्तों, तो 2 गुना बल लगने लगेगा। ठीक है, चलिए बल जो होती है रूट भी के समानुपाती होती है। कितना होती है, रूट भी के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए आगे 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे कहता है कि 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आवेश बता दिया है Q बराबर 0.2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और R का बता दिया है यानी 2L का जो वैल्यू बताया है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2L होता है, तो Q का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻6 और गुना 3 × 10⁻⁻2, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ठीक है, तो 6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव n वैद्युत द्विध्रुव, n चाहे अब कितना भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो प्लस आवेश और माइनस आवेश यानी बराबर और विपरीत होता है। आवेश का वैल्यू बराबर होता है लेकिन साइन विपरीत होता है। तो कुल आवेश कितना हो गया 0 के बराबर, तो कुल आवेश 0 के बराबर हो गया। तो ऐसा कितना भी वैद्युत द्विध्रुव अगर किसी पृष्ठ के अंदर रख दिया जाएगा तो आवेश शून्य ही रहेगा, और जब आवेश शून्य रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स 0 ही होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, है कि नहीं। तो ये हमेशा क्या रहने वाला है 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल की ओर। कहता है दो समान धन आवेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है उसको 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जानते हैं कि U बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ और दो आवेश है जिसका आवेश बता दिया 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻12 हो जाएगा, और बटा में दूरी बताया है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब होता है चलिए 1 ही। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻3 9 × 10⁻⁻3 जूल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है सवाल कि कॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है, आवेश के समानुपाती होता है, क्योंकि गॉस के नियम में क्या था फाई बराबर ठीक है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमेशा Q के क्या होता है समानुपाती ही होता है विद्युत फ्लक्स। सवाल है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, तो ध्यान दीजिएगा E बराबर हम लोग जानते हैं F/Q, हालांकि विद्युत क्षेत्र का ही होता है लेकिन फिर भी निकाल करके आपको दिखा देते हैं। न्यूटन बल का हो जाएगा और आवेश का हो जाएगा कूलम। आवेश का क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखते हैं कि मीटर से गुना कर देते हैं और मीटर से भागा कर देते हैं, तो न्यूटन मीटर किसको क्या बन जाएगा जूल बन जाएगा, जूल पर कूलम मीटर हो जाएगा, और जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट और बाई में क्या है मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हर एक सवाल क्लियर हुए होंगे, और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे और ये चैप्टर का कहानी होता है समाप्त। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक एक सवाल को हमने करवा दिया है आपको, और इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप
पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर मिलते हैं हम लोग कहीं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।